तो जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक है कि आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझाइए या सचित्र वर्णन कीजिए। या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है यह कि परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण का नामांकित चित्र की सहायता से देखिए, परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए तथा नर व मादा युग्मकों के संयोजन की घटना का वर्णन कीजिए। या फिर ये पूछा जा सकता है, आवृतबीजी पादपों में निषेचन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बच्चों, तीनों ही क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि तो देखिए, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। फिर हम देखेंगे, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देंगे इस चैप्टर के। सिर्फ क्वेश्चन बता पाएंगे क्योंकि मैंने सॉल्यूशन के साथ में करा चुका हूँ आपको 9-10 लेक्चर में। ठीक है, तो मुझे बस क्वेश्चन बताना है, फिर हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और यह पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, नर व मादा युग्मकों के संयोजन की घटना को या संयोजन की प्रक्रिया या क्रिया निषेचन कहलाती है। नर युग्मक मतलब परागण और मादा युग्मक मतलब अंडाणु या अंडकोशिका के संयोजन की घटना निषेचन कहलाती है। आवृतबीजी पादपों में यह प्रक्रिया परागकोश या परागकणों में निर्मित नर युग्मक और बीजांड में उपस्थित अंड कोशिका के संयोजन से होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि देखो भाई, ये जो फर्टिलाइजेशन की घटना होती है यह परागकोश के पुंकेसर के परागकोश के परागकणों में निर्मित नर युग्मक और बीजांड में उपस्थित अंड कोशिका के मध्य संयोजन से होती है। बच्चों, ये जो निषेचन की घटना है, ये एक हमारे साइंटिस्ट हुए थे, एक साइंटिस्ट थे हमारे वर्ल्ड में संसार में, जिनका नाम था कि स्टारबर्गर। इन्होंने बच्चों इस घटना को देखा और लोगों तक पहुंचाया अपनी बातों को। निषेचन के पश्चात बच्चों द्विगुणित मतलब कि डिप्लॉयड युग्मनज का निर्माण होता है। बच्चों, युग्मनज को हम बीजांडोद्भिद की पीढ़ी की मात्र कोशिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, बीजांड जो होता है बच्चों, बीजांड अंडाशय के अंदर स्थित होने के कारण यह डायरेक्ट परागकण के संपर्क में नहीं आ पाता है। ठीक है बच्चों, यह डायरेक्टली जो अंड कोशिका होती है या फिर बीजांड होता है, यह अंडाशय के अंदर होता है। ठीक है, भ्रूणकोश के भी अंदर होगा। ठीक है, बीजांड या बीजांडकाय के बाहर भ्रूणकोश की एक परत पाई जाती है। ठीक है, बीजांड मतलब बीजांड के बाहर भ्रूणकोश की एक परत पाई जाएगी। ठीक है, सॉरी, भ्रूणकोश के बाहर बीजांडकाय की एक परत पाई जाती है। ठीक है, देखिए इधर फिगर, मैं आपको फिगर दिखाता हूँ इसका। ये देखिए, ये आपका भ्रूणकोश है। ठीक है, तो ये बीजांड मतलब कि भ्रूणकोश अंदर है बीजांड के। ठीक, बीजांडकाय के ठीक है, ये बीजांड है या बीजांडकाय है। ठीक है, ये भ्रूणकोश है, ये छोटा सा लड्डू जैसा, और ये बड़ा सा लड्डू जैसा, यह आपका बीजांडकाय है। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है कि बीजांड जो होता है अंडाशय के अंदर स्थित होने के कारण यह डायरेक्ट पराग मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से परागकण के संपर्क में नहीं आ पाता। बच्चों, निषेचन की जो घटना होती है वो निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण इसमें ये होता है कि हमारा पॉलिन ग्रेन जो होता है, परागकण होता है, वह मेहनत करके पुष्प के मादा भाग पर पहुंचता है।
ठीक है। पर परागण में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बेचारे को। तो वह मादा के रिप्रोडक्टिव पार्ट पर पहुंचता है, फिर क्या करेगा कि वहाँ पे जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेशन से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा, पॉलन ट्यूब से जाएगी पॉलन ट्यूब आपके ओव्यूल में, ओव्यूल से फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से हमारा जाइगोट बनेगा और पीईएम बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म, पीईसी बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा, ठीक है, या पीईएन बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। तो बच्चों क्या होता है कि हमारा परागकोश के बाहर निकलते समय परागकण में दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे आपका परागकण परागकोश से बाहर निकलता है तो बच्चों उसमें दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक छोटी कोशिका होती है और एक बड़ी कोशिका होती है। बच्चों जो बड़ी कोशिका होती है हम उसे वर्धी कोशिका कहते हैं, और जो छोटी कोशिका होती है उससे जनन कोशिका कहते हैं। वर्धी कोशिका को हम वेजिटेटिव सेल और जनन कोशिका को हम जेनरेटिव सेल बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। देखिए फिर क्या होता है बच्चों, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच करके बच्चों जो वर्तिकाग्र कुछ जल या फिर और शर्करा युक्त तरल पदार्थों को स्रावित करती है। उन तरल पदार्थों में लिपिड होता है, फिनॉल होता है, पेप्टाइड होते हैं, एमाइनो एसिड होते हैं। इन सब को हमारा परागकण अवशोषित कर लेता है और फूल जाता है। फूल मतलब मोटा हो जाएगा फूल की, ठीक है, और अंकुरण प्रारंभ कर देता है, ठीक है। जर्मिनेशन पॉलन ग्रेन में स्टार्ट हो जाएगा। प्रायः क्या होता है बच्चों, अक्सर देखा जाता है कि एक परागकण से एक ही परागनलिका का निर्माण होता है। ऐसी अवस्था को हम मतलब कि एक नलिक परागकण बोलेंगे। यह पोएसी मतलब कि घास कुल के पौधे जैसे धान गेहूं में पाया जाता है, और फैबिएसी मटर कुल के पौधे जैसे मटर और चना में पाया जाता है, ठीक है। और कई बार ये देखा जाता है कि परागकण से जब एक से अधिक परागनलिकाएं निकलती हैं तो उसे बहुनलकी परागकण बोलेंगे, ठीक है। जैसे यह पाया जाता है मालवेसी और कुकुरबिटेसी फैमिली के सदस्यों में पाया जाता है या देखने को मिलती है यह घटना। तो बच्चों देखिए, परागनलिका चाहे जितनी विकसित हो जाए लेकिन बीजांड तक सिर्फ आपका एक ही परागनलिका पहुंच पाएगी, ठीक है। ऐसे ना है कि जितनी विकसित हुई सब जाएंगी, एक ही पहुंच पाएगी, ठीक है। देखिए फिर क्या होता है बच्चों, आगे जानते हैं आप कि जब इसका विकास हो जाता है पॉलन ट्यूब का तो उसके पश्चात क्या होता है, पराग नलिका की टिप मतलब शीर्ष के पीछे कैलोज नामक एक पदार्थ का निर्माण हो जाता है। यह कैलोज क्या होता है बच्चों, कैलोज बीटा 13 ग्लूकान से बना हुआ से मिलकर बना होता है बच्चों, जिसका कार्य होता है कि यह पराग नलिका को दिशा प्रदान करता है और कैलोज प्लग का निर्माण करता है। और यह कैलोज प्लग का निर्माण करके यह पुराने हिस्से को बंद करता जाता है, मतलब पीछे के पार्ट्स को बंद करता जाएगा ताकि पराग नलिका आगे बढ़ती जाए और ऊर्जा का नाश कम हो। मतलब कि इससे पोषक तत्व केवल मतलब कि परागनलिका के अग्रभाग पर पहुंचते हैं, मतलब पीछे ऊर्जा का लाश ना हो, ठीक है। पराग जो भी न्यूट्रिएंट हैं वो परागनलिका के आगे पहुँचे, ठीक है, टिप पर पहुँचे, ग्रोइंग टिप पर तक पहुँचे, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है बच्चों, देखिए परागनलिका जो होती है वो आगे की तरफ एक पाइप की तरह आगे की ओर बढ़ती रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा गाँव में, अगर आप लोग गाँव से बिलोंग करते होंगे तो पाइप में पानी जाता है, ठीक है, तो आगे तो पानी बढ़ता रहता है फ्लो उसके साथ। तो यह कैलोज क्या करता है, एक प्रेशर बनाता है, एक दबाव बनाता है, अंदर पीछे से वो बंद करता जाएगा और आगे ढकेलता जाता है, ठीक है। देखिए यही लिखा गया है, परागनलिका एक पाइप की तरह आगे बढ़ती है और आगे का सिरा बढ़ता रहता है, जिससे पीछे का भाग, किसका भाग, परागनलिका का भाग कैलोज भाग को, मतलब पीछे के भाग को, परागनलिका के पीछे के भाग को कैलोज परत या कैलोज पदार्थ बंद करता जाता है, जिससे कि ऊर्जा का लॉस कम हो, मतलब ऊर्जा व्यर्थ न जाए, कम जाए। फिर बच्चों क्या होता है, देखिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये है आपके लिए कि एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स में बच्चों
पोएसी और फैबिएसी जैसे कि मटर कुल के पौधे और घास कुल के पौधों में, पोएसी मतलब घास कुल, फैबिएसी मतलब मटर कुल के पौधों में एक परागकण से एक ही परागनलिका का निर्माण होता है, ठीक है। जबकि जिम्नोस्पर्म जैसे पाइनेसी और सैडिएसी में के सदस्यों के मतलब फैमिली के सदस्यों में बहुत सारे मल्टी जर्म पोर पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे जनन छिद्र पाए जाते हैं, जिससे बहुत सारी परागनलिकाओं का निर्माण देखने को मिलता है या होती हैं परागनलिका। पाइनेसी में मतलब पाइनस आता है बच्चों, और साइकेसी में साइकेडेसी में आपका साइकस आता है, ठीक है। देखिए बच्चों, अब फिर क्या होता है, आपका दूसरे स्टेप में होगा हमारा यह परागनलिका बीजांड में प्रवेश करती है। तो बच्चों, जब परागनलिका वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड द्वार के समीप आती है, ठीक है। देखिए बच्चों, बीजांड में दो इंड पाए जाते हैं, दो छोर पाए जाते हैं। पहले वाले निचले वाले सिरे को हम बीजांड द्वार या बीजांडी मतलब कि माइक्रोपाइलर इंड बोलते हैं। ऊपरी सिरे को हम चैलेजल इंड या निभागी सिरा बोलते हैं, ठीक है। वो मैं आके आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा आप। अभी इसको देखते हैं कि जब परागनलिका वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड के समीप आती है, बीजांड द्वार के समीप आती है, तब परागनलिका में उपस्थित जो जनन कोशिका है या जनन केंद्रक है, वह दो नरयुग्मों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन करके विभाजित होता है। मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया है ऑलरेडी आपको, ठीक है। तो बच्चों, क्या होता है कि जब परागनलिका वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड द्वार के समीप पहुंचती है, तब परागनलिका में उपस्थित कायिक को जनन कोशिका या जनन केंद्रक दो नरयुग्मक में समसूत्री विभाजन करके विभाजित हो जाता है, ठीक है। मतलब विभाजित हो जाता है किस विभाजन के द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। कैसे होता है मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बच्चों, फिर क्या होता है कि परागनलिका का बीजांड में प्रवेश 3 मार्गों से हो सकता है। पहला है अंडद्वारी प्रवेश। इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों, परागनलिका जो होती है वह, इसके अंतर्गत परागनलिका हमारी बीजांड द्वार द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड द्वारा प्रवेश इस मार्ग के अंतर्गत या इसके अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत परागनलिका बीजांड द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। अधिकांशतः आवृतबीजी पादपों में इसी विधि द्वारा परागनलिका बीजांड में प्रवेश करती है। इसका एग्जाम्पल बच्चा होता है बीजांड मतलब अंडद्वारी प्रवेश द्वारा, मतलब कि अंडद्वारी प्रवेश देखा जाता है कैप्सुला में या मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स में। दूसरा है निभागी प्रवेश। इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों, इसके अंतर्गत परागनलिका जो होती है वह निभाग छोर से बीजांड में प्रवेश करती है, ठीक है। बीजांड छोर मतलब निभाग छोर के से होती हुई बीजांड के अंदर इंटर करती है। यह कैजुराइना में देखने को मिलता है। कोलोंद्री प्रवेश या फिर मध्य प्रवेश, इस विधि में क्या होता है, परागनलिका जो होती है वो अध्यावरणों को भेदती हुई बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। यह बच्चों पिस्टेरिया और कुकुरबिटा में देखने को मिलता है बच्चों। देखिए ये आपका पहला है कि यह आपका माइक्रोपाइलर इंड है। मैंने लिखा भी है बीजांड द्वारी सिरा, यह निभागी सिरा या निभाग, यह बीजांड द्वार है। और इस सिरे को, इसके इंड को बीजांड द्वारी सिरा बोलते हैं। यह निभाग है और इसके इंड को बीजांड द्वारी छोर बोलेंगे, निभागी छोर बोलेंगे। ये निभाग है, ये निभागी छोर है, बोलिए, ठीक है। तो जो हमारी प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं वो निभागी सिरे पर पाई जाती हैं। जो अंड कोशिका होती है बीजांड द्वारी सिरे पर बीजांड द्वारी सिरे पर पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए, मैंने पहली बार इस बीजांड अंड द्वार से प्रवेश कराया है। दूसरा ये निभाग से चीरती हुई आई है। तीसरा में अंड, देखिए यहाँ पे मध्य से इंटीगुमेंट मतलब कि अध्यावरणों को चीरती हुई आई है। तो बच्चों क्या होता है, देखिए यह आपका क्या है,
भ्रूणकोश है, ठीक है, यह भ्रूणकोश है। और भ्रूणकोश की एक परत पाई जाती है बाहर, बीजांडकाय उसे बोलेंगे हम। ये अध्यावरण है बच्चों, यह अध्यावरण है आपका, यह बीजांडद्वारी सिरा है। यह दो नरयुग्मक हैं बच्चों, यह पॉलन ट्यूब है, ट्यूब नली है। यह संवहन बंडल है, यह बीजांडवृंत है बच्चों। इसे बीजांडवृंत बोलेंगे, इसे बीजांडवृंत बोलेंगे। बच्चों एक अंड कोशिका होती है, दो सहायक कोशिका होती है, किस छोर पर? बीजांडद्वारी सिरे पर। यह दोनों मिलकर के अंड समुच्चय या एक अपैरेटस का निर्माण करते हैं। इन्हें हम द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं, द्वितीयक केंद्रक कोशिका बोलते हैं, या फिर द्विध्रुवी केंद्रक अलग अलग को बोलेंगे, ठीक है। इसको एक को हम बोलेंगे द्विध्रुवी केंद्रक और दोनों को मिला करके द्वितीयक केंद्रक बोलेंगे, ठीक है। दो द्विध्रुवी केंद्रक पाए जाते हैं और एक आपका द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। और यह आपका है बच्चों प्रतिमुखी कोशिकाएं, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। बच्चों तीसरे स्टेप में क्या होता है? पराग नलिका हमारी भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। देखिए बच्चों, भ्रूणकोश में पराग नलिका हमेशा बीजांडकाय से प्रवेश करती है। यह अंड कोशिका एवं सहायक कोशिका के मध्य से, या तो अंड कोशिका और सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश करेगी, या तो क्या करेगी, सहायक कोशिका को भेदती हुई प्रवेश करेगी, बीजांड में प्रवेश करती है। प्रायः एक नरयुग्मक जो होता है बच्चों, सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में मुक्त कर दिया जाता है। और सहायक कोशिका की जो बच्चों ऊपरी लेयर या बाहरी परत पर फिलीफ्राम अपैरेटस पाया जाता है बच्चों। और जो कि क्या उसका कार्य क्या होता है बच्चों? वह अंड कोशिका को या अंड कोशिका तक पराग नलिका को, पराग नलिका को, परानलिका लिख दिया है, होना चाहिए यहाँ। पराग नलिका को अंड कोशिका तक पहुँचने के लिए मार्ग प्रदान करता है या सहायता प्रदान करता है, ठीक है। बच्चों जो हमारी पराग नलिका है वह भ्रूणकोश में जाकर भी फट सकती है, ठीक है, और दो नरयुग्मक मुक्त हो सकते हैं, मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा? हमारा लास्ट स्टेप युग्मक संलयन या द्विनिषेचन होगा। तो बच्चों भ्रूणकोश में स्वतंत्र हुए दो नरयुग्मक, क्या होता है, दो नरयुग्मकों में एक नरयुग्मक आपका मादा युग्मक या अंड कोशिका के साथ संयोजित होकर के द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करेगा। और यह प्रक्रिया संलयन या निषेचन कहलाती है। यह आपसे निषेचन या संलयन पूछ सकता है अति लघुत्तरी में, ठीक है। यह आपसे पूछ सकता है संलयन, या इस हेडिंग को आपसे पूछ सकता है, आप इसे लघुत्तरी और अति लघुत्तरी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ परिभाषा लिख दीजिएगा, अति लघुत्तरी में पूछेगा और लघुत्तरी में पूछेगा, पूरा यहाँ तक लिख दीजिएगा। तो देखिए निषेचन कहलाती है। और दूसरा नरयुग्मक क्या कहता है कि दूसरा नरयुग्मक दो ध्रुवी केंद्रक या द्वितीय केंद्रकों के साथ मिल करके से बने दो द्विध्रुवी केंद्रकों से बने द्वितीय केंद्रक के साथ मिल करके से संलयन होकर करके त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है। इसे हम प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक कहते हैं। इस प्रक्रिया को त्रिसमेकन कहते हैं। अब देखिए आपसे त्रिसमेकन भी पूछा जा सकता है। त्रिसमेकन किसे कहते हैं? ये सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। तो त्रिसमेकन किसे कहते हैं? तो क्या करेंगे, एक दूसरा लिख देंगे आप, दूसरा नरयुग्मक और दो पोलर न्यूक्लियाई या द्विध्रुवी कुंडक से मिलकर बने द्वितीय केंद्रकों के मध्य संलयन से एक त्रिगुणित केंद्रक बनता है, जिसे हम प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम त्रिसंलयन कहते हैं, ठीक है। त्रिनिषेचन भी बोलेंगे इसे ही, ठीक है। त्रिसमेकन के दौरान क्या होता है बच्चों, भ्रूणकोश में युग्मनज और प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक के अतिरिक्त सारी कोशिकाएं विलुप्त हो जाती हैं, मतलब धीरे धीरे डिजनरेट हो जाती है। यहाँ पर 2 बार निषेचन हो रहा है बच्चों, अतः इसे द्विनिषेचन कहते हैं।
देखिए बच्चों, ये प्रतिमुखी कोशिका है निभागी सिरा की ओर, यह बीजांडद्वारी सिरा है आपका, ठीक है। यह परागनलिका से दो नर युग्मक जा रहे हैं, यह बीजांडवृंत है, मैंने वृंत लिख दिया है, ठीक है। ये द्वितीयक केंद्रक या द्विध्रुवी केंद्रक है, ये सहायक कोशिका है, यह नर युग्मक है जो कि हैप्लॉइड है, यह अंड कोशिका है या मादा युग्मक है जो कि हैप्लॉइड है, ठीक है। यहाँ तो इंटर कर रहा है इस फिगर में, इस पे देखिए यहाँ पे मुक्त हो रहे हैं दो नर युग्मक फट करके परागनलिका में भ्रूणकोश के अंदर, देखिए दोनों नर युग्मक मुक्त हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों का संलयन हो रहा है बच्चों। देखिए प्राथमिक नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन हो रहा है, युग्मक संलयन हो रहा है, और द्वितीयक नर युग्मक और नर इसे द्वितीयक केंद्र के मध्य संलयन हो रहा है। तो इनके फल द्वितीयक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के संयुग्मन से त्रिगुणित संरचना बनती है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनेगा और इससे युग्मनज बनेगा इस प्रोसेस से, प्राथमिक नर युग्मक और मादा के संलयन से, मादा युग्मक के संलयन से। देखिए बच्चों, इस स्टेप में दिखाया गया है कि कैसे इसमें अब धीरे धीरे ये प्रतिमुखी कोशिकाएं डीजेनरेट हो जाएंगी। यह आपका प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक मैंने दिखा दिया है जो कि दूसरे नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के मिलने से निषेचन से बना या मिलने संयोजन से बना, और यह अंड प्रथम नर युग्मक और अंड कोशिका के संयोजन से बना द्विध्रुवी केंद्रक। आपसे बहुविकल्पी में ये पूछा जा सकता है प्राथमिक भ्रूणकोश कैसा होता है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, तो त्रिगुणित लिख देंगे। और आपसे पूछा जा सकता है कि युग्मनज कैसा होता है। बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपकी जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक होता है बच्चों, वह अगुणित पाया जाता है। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक त्रिगुणित होता है जबकि युग्मनज द्विगुणित होता है बच्चों। इन सारे चित्र के माध्यम से मैंने आपको बीजांडों में या बीजांडों की लंबवत काट में निषेचन की अवस्थाओं का निषेचन की विभिन्न अवस्थाओं को समझाने की कोशिश की हुई है। बच्चों यह वाली परत और ये वाला परत आपका अध्यावरण या इंटेगुमेंट्स है बच्चों। यह एक सेल है बीच वाली या अंड कोशिका है। ये अगल बगल की ये दोनों कोशिकाएं आपकी सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड सेल्स होती हैं बच्चों। सिनर्जिड सेल्स या फिर इन्हें सहायक कोशिका बोलते हैं बच्चों। दो सिनर्जिड सेल्स और एक अंड कोशिका मिलके अंड समुच्चय या एक अपैरेटस का निर्माण करती हैं बच्चों। यह द्वितीय केंद्रक है या द्विध्रुवी केंद्रक है। दो द्विध्रुवी केंद्रक पाए जाते हैं और एक जिसे हम संयुक्त अवस्था में एक द्वितीय केंद्रक बोल सकते हैं। यह आपका एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं 3 पाई जाती हैं। यह आपका भ्रूणपोष है, यह बीजांडकाय है, यह निभागी सिरा है, यह बीजांडद्वारी सिरा है। यहाँ पे ये भाग बीजांडद्वार कहलाता है, यह निभाग कहलाता है, ठीक है। यह बीजांडद्वार कहलाता है, ठीक है। ये बीजांडद्वारी सिरा कहलाता है जहाँ पे अंड कोशिका पाई जाती है। यह बच्चों है एक पुष्प की लंबवत काट में निषेचन की घटना को मैंने दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे कैसे सीड जर्मिनेट हो रहा है, देखिए ये सीड कुछों में अंकुरण हो रहा है, देखिए। फिर आपका ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पे पोलन ट्यूब आई, यहाँ पे दो नर युग्मक आए दिख रहे होंगे आपके। ये अध्यावरण हैं दिख रहे हैं, यह भ्रूणकोश है, यह बीजांडकाय है। 3 आपको प्रतिमुखी कोशिका एंटीपोडल सेल्स दिख रही हैं। 2 द्विध्रुवी केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक दिख रहे हैं, द्वितीयक केंद्रक दिख रहे हैं आपको। यह पराग ट्यूब या परागनलिका दिख रही है, यह अंड कोशिका आपको दिख रही हैं, 2 सहायक कोशिकाएं दिख रही हैं। तो इस प्रकार से निषेचन की घटना संपन्न होती है। थैंक यू बच्चों। आप लोग जो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी यहाँ से ख़त्म होता है सारी बातें। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो बच्चों देखिए, आदि लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है या बहुविकल्पी में आपसे पूछा जा सकता है कि पराग
मतलब लघु बीजांड की सबसे भीतरी परत क्या होती है, क्या क्या कहलाती है, इसका क्या कार्य होता है या इसका क्या महत्व होता है। दूसरा प्रश्न बन सकता है पुष्पों में या पुष्प में दल का क्या कार्य होता है। तीसरा दोहरा निषेचन की खोज किसने की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की आम की अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन है हमारा परागकण व निषेचन में अंतर बताइए, परागण व निषेचन में अंतर बताइए। बहरहाल मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा रखे हैं, जो कि पिछले वीडियोस में अति लघुत्तरी प्रश्नों में मैंने कराया हुआ है, बहुविकल्पी में और अति लघुत्तरी में। मैंने 2 क्वेश्चन नहीं कराए हैं बच्चों, जिनको मैं आगे आपको बताऊंगा वो आएंगे, उनको मैं शॉर्ट वीडियोस में उसकी बना के मैं डाल दूंगा। 4 टॉपिक हैं, मैक्सिमम 5 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। तो मैं आपको करा दूंगा, परेशान मत होइएगा उन दोनों टॉपिक के लिए। बहरहाल आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान रखिए और ढेर सारा अपना रिवीजन करिए और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए बच्चों। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि परागण व निषेचन से आप क्या समझते हैं। या तो पूछ लेगा परागण किसे कहते हैं, या तो पूछ लेगा निषेचन किसे कहते हैं, या पूछ लेगा जिसे मैंने बोल दिया बहुभ्रूणता की खोज किसी ने की, तो ये भी पूछ सकता है बहुभ्रूणता की खोज, बहुभ्रूणता को समझाइए या बहुभ्रूणता की खोज किसने की। तो एक लाइन में नहीं लिखने के लिए आ जाएगा, ये आपसे पूछ सकता है लघुत्तरी में भी, जो कि आगे आएगा आपको। द्वि निषेचन की प्रक्रिया किसमें पाई जाती है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है, चींटी द्वारा, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है, घास परिवार में बच्चों बीज पत्र को क्या कहते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। साल्विया में परागण किसके द्वारा होता है। सत्य व असत्य फलों के उदाहरण आपसे पूछे जा सकते हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। परिभ्रूण कोश के अवशेष को क्या कहते हैं। तो यहाँ से आपका अति लघुत्तरी खत्म होता है। अब बात आती है लघुत्तरी में, तो आपसे पूछा जा सकता है एक अंकुरित परागकण का या एक अंकुरित परागनलिका का पूछा जाएगा, या तो एक अंकुरित परागकोश का चित्र परिपक्व अवस्था में स्फुटित अवस्था में परागकोश का चित्र, या फिर बीजांडकाय का स्वच्छ और नामांकित चित्र, बीजांड का स्वच्छ और नामांकित चित्र। आपसे कुछ पूछा जा सकता है, टिप्पणियाँ परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं या टिप्पणी, जैसे बहुभ्रूणता, असंग जनन, अनिषेक फलन, ठीक है, पर टिप्पणी पूछा जा सकता है। आपसे सत्य व असत्य फल को परिभाषित करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कह देगा आपसे कि परिभाषित कीजिए सत्य व असत्य फल को उदाहरण सहित समझाइए। फल किसे कहते हैं, फल कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आपसे अनुन्मील्य परागी पुष्प और उन्मील परागी पुष्प पूछा जा सकता है। उन्मील्य परागी पुष्प से आप क्या समझते हैं, ये लघुत्तरी में पूछा जा सकता है। ये दोनों मुझे लगता है ज़रूर पूछे जाएंगे पापा भाई साहब आपको, कि सॉरी मैंने आपको ये जो होता है बच्चों कि अनुन्मील परागी और उन्मील परागी पुष्प से आप क्या समझते हैं। सॉरी बच्चों मैंने आपको पापा बोल दिया, दरअसल मेरे पिताजी की याद आ गई मुझे, कुछ मेरे ब्रेन में चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे पिताजी पीछे खड़े हुए हैं और वो अभी सडन गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा वो शायद पीछे खड़े हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं मुझसे, तो मैंने आप लोगों को बोल दिया, बोलना उन्हें चाहिए था, सॉरी इस बात के लिए। तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है कि ये दोनों क्वेश्चन जो हैं बच्चों, अनुन्मील्य परागी और उन्मील परागी पुष्पों से आप क्या समझते हैं बच्चों, ये आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर, ये दोनों तो आप ज़रूर देख के जाइएगा। ये तीनों जो परागकण पराग या परागकण स्त्रीकेसर संकर्षण से आप क्या समझते हैं। बाह्यजनन युक्तियाँ क्या होती हैं। कृत्रिम संकरीकरण किसे कहते हैं। कृत्रिम संकरीकरण में ही बोरा वस्तीकरण या फिर विपुंसन आ जाता है, ठीक है बच्चों। ये दोनों कृत्रिम परागण में ही आएगा। और बाह्यजन्य युक्तियाँ में बच्चे आपका
कुछ युक्तियाँ आती हैं, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चन में करा रखा है। अब बच्चों आपसे कुछ अंतर टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा। लघु गुरुबीजाणु जनन और गुरुबीजाणु जनन में परागण, निषेचन में स्वपरागण और परपरागण में भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर पूछा जा सकता है। इस टाइप के अंतर वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बच्चों त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं, पूछा जा सकता है। बच्चों असंग जनन से आप क्या समझते हैं, ये पूछा जा सकता है। बहुभ्रूणता से आप क्या समझते हैं, बहुभ्रूणता को समझाइए, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा जा सकता है वायु परागण और वायु परागण व परागण, वायु परागण से परागण को समझाइए, या फिर परागण व सही लिखा था, परागण व परागण के प्रकारों पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ऐसे पूछा जा सकता है। वायु परागण के बारे में पूछा जा सकता है स्पेशली, या फिर आपसे परागण पूछ लेगा, परागण के प्रकार पूछ सकता है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है फल किसे कहते हैं, मांसल फल या सरस फल किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, फलों का महत्व बताइए। द्विनिषेचन के पश्चात द्वीप निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। आपसे पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि एक लघु बीजाणु धानी में कितनी परतें होती हैं, कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, कितने कोष पाए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है बीज प्रासुप्ति से आप क्या समझते हैं, बीज प्रासुप्ति अवस्था पर टिप्पणी लिखिए। आपसे पूछा जा सकता है कि बीजों में प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, बीज प्रकीर्णन का महत्व, बीजों में प्रकीर्णन का महत्व समझाइए, या बीज प्रकीर्णन का महत्व समझाइए। ये बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं, जो कि मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, आप मत परेशान होइए। बहरहाल जो कराया है मैंने उन पर ध्यान दीजिए, उनको रिवाइज करिए बार बार, ताकि आपको बोर्ड पेपर में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है बच्चों। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी में क्या अंतर होता है। मादा युग्मक उद्भिद का विकास और नर युग्मक उद्भिद का विकास को समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। फिर बच्चों ये लास्ट आपका 2 क्वेश्चन और आते हैं। बच्चों पूछ लेगा कि आपसे कि पुष्प का चित्र बनाइए, वह उसके भागों को का भी वर्णन कीजिए, भागों को समझाइए। वह पुष्प का क्या महत्व होता है, महत्व उसका समझाइए। आपसे पूछा सकता है एक पराग कण का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ चित्र बना देंगे, चित्र के साथ आपको वो भी लिखना पड़ेगा, उसमें कितने सेल होती हैं, कितने लेयर पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें। और आज का लास्ट आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो लघु बीजाणु जनन पूछा जा सकता है, गुरु बीजाणु जनन पूछा जा सकता है, परागण पूछा जा सकता है कि परागण के प्रकार बताइए, लाभ क्या होता है, हानियाँ क्या होती हैं स्वपरागण से परपरागण से, और लास्ट आपका दोहरा निषेचन, जो कि अभी मैंने करंट में अभी तुरंत करा के उठ रहा हूँ आपसे। तो बच्चों आज से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो जब आपकी आएगी, तो वो आएगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, मानवों में जनन की आएगी आपको। तो आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अपना रिवीजन करते रहिए। ये जो 2 टॉपिक हैं मैं इन पर शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, या फिर अगले जब बहुविकल्पी आएगा का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले मैं इनको करा के बहुविकल्पी कराऊंगा, या मैं शॉर्ट में डाल दूंगा, शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा। परेशान मत होइएगा, बहुत ज़्यादा वो टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, 2-4 मिनट का लेक्चर रहेगा, कर लीजिएगा। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो या फिर ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप दिस हेल्प। स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।